तो चलिए सभी बच्चे इस क्लास में जुड़ जाइए और अपने मित्रों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर वैसे छात्रों के लिए जो क्लास 10th में पहुंच चुके हैं और बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 का तैयारी करना चाहते हैं। प्यारे बच्चे, आपके एकदम न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है 2026 के लिए। सामाजिक विज्ञान से ये क्लास स्टार्ट हुआ है और सामाजिक विज्ञान में टोटल 5 विषय पढ़ना होता है प्यारे बच्चे, और 5 विषय में आपका सबसे पहला विषय जो होता है आपका इतिहास होता है। तो इतिहास ये क्लास को स्टार्ट कर दिया गया है। जो आज बच्चे अगर बात करते इतिहास के जो पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, इसका आज दूसरा वीडियो होने वाला है, क्योंकि इससे पहला वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग बता चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए हैं, जरूर देख लीजिएगा प्यारे बच्चे। और जितने भी नए बच्चे चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा प्यारे बच्चे। यहाँ पर बच्चे आपको पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, लेकिन पीडीएफ कैसे मिलेगा ये वीडियो के हम लोग अंत में बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो जो होने वाला है, आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपको 2 अंक में जो पूछा जाता है बच्चे, इसका हम लोग उत्तर बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, अपना कॉपी को आज निकाल करके बैठिएगा, क्योंकि जो भी मैं उत्तर आपको समझाऊंगा, जो भी मैं आपको उत्तर बताऊंगा, अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चे, या तो स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप लोग कभी भी लिख सकते हैं अपने कॉपी पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्यारे बच्चे आपको दिया गया है कि 20 शब्दों में उत्तर दे। 20 शब्दों में प्यारे बच्चे क्या करना है, आपको उत्तर देना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, राष्ट्रवाद क्या है। प्यारे बच्चे देखिए, इसका हम लोग उत्तर लिख लीजिएगा। देखिए उत्तर हो जाएगा, देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। बहुत ही आसान उत्तर प्यारे बच्चे मैंने आपके लिए बनाया है, चाहे तो हम लोग इसको भी याद करके एग्जाम में लिख सकते हैं। देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद कहा जाता है। उसके बाद बच्चे, प्यारे बच्चे देखिए, आपको आप चाहते हैं थोड़ा लॉन्ग में याद करना, तो प्यारे बच्चे ये आपको इस प्रकार से लॉन्ग में याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। क्या बनती है, वाहक बनती है, यानी सभी लोगों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल भाषा में मैंने उत्तर बताया है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। देखिए आंसर 2 दिया गया है, ये दोनों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है क्या, ताकि आपको कोई प्रकार की परेशानी ना हो। अब बच्चे को सवाल उठता है कि सर कौन सा आंसर को एग्जाम में लिखेंगे तो नंबर जो है मिल सकेगा। देखिए आप लोग नीचे वाले आंसर को लिखिए, क्योंकि बोला है 20 शब्दों में आपको जवाब देने के लिए बोला है, यानी उत्तर देने के लिए बोला है। तो नीचे वाले बच्चे आंसर को क्या करना है, एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखते हैं नीचे वाला क्वेश्चन। नीचे वाले बच्चे आपको क्वेश्चन दिए है, मेजनी कौन था। मेजनी कौन था, तो पहले बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। क्या था, मेजनी कौन था, एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी कार्बोनरी नामक गुप्त दल का शासक था। बच्चे सेनापति के साथ साथ वो क्या था, कार्बोनरी नाम जो नमक है वो गुप्त दल का एक शासक भी था। प्यारे बच्चे, मेजनी ने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक स्थानों की, ठीक है, संस्था की स्थापना की। यानी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से भी पूछे जाते हैं कि मेजनी जो है ना, वो यंग इटली की स्थापना कब किया था, तो 1831 ईस्वी में। और यंग यूरोप की स्थापना कब किया था, तो 3 साल बाद। तो 31 में जब 3 जोड़ दीजिएगा तो 34 हो जाएगा, यानी 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किया था। तो प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेजनी कौन था, ठीक है। तो मेजनी एक सेनापति था। क्या था, सेनापति था। ये भी बच्चे आपको क्या करना है, याद करना है। तो फिर बच्चे बहुत ही सरल भाषा में आंसर को बनाया गया है, आप लोग इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। बाधाएं क्या थी, बच्चों इसका आंसर बनाना है कि जर्मनी की एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। यानी कि जो बाधाएं थी ना, वो प्रमुख था, यानी कि बहुत ज्यादा था। निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थे, यानी बहुत ज्यादा बाधाएं था, जिसमें से 2 बाधाएं बस याद कर लीजिएगा, आपके काम हो जाएगी। क्योंकि क्या बोला है, 20 शब्दों में ही उत्तर देने के लिए कहा है। जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। कितने, 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था, विभक्त था, यानी अलग अलग भागों में बटा हुआ था। प्यारे बच्चे, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चे अगर बात करते हैं तो सेकेंड वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। जर्मनी जो था, वहां राष्ट्रवाद की जो भावना होती है उसका अभाव था, यानी कमी था। तो प्यारे बच्चे हम कह सकते हैं कि यही सबसे बड़ा बाधाएं था, ये दोनों के दोनों, ठीक है। तो प्यारे बच्चे आप लोग आंसर में इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चे आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है, मेटरनिख युग क्या है। मेटरनिख युग क्या है, तो प्यारे बच्चे इसका आंसर हो जाएगा, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का
चांसलर था। कहाँ का चांसलर था प्यारे बच्चे? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और जो भी मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, इसे आप लोग वीडियो को रोक करके कॉपी भी जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि बच्चे ये सभी आंसर को आपको याद करना है। आपके मैट्रिक एग्जाम में प्यारे बच्चे यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आंसर को मैंने बहुत ही छोटा छोटा बनाया है और बहुत ही सरल भाषा में मैंने बनाया है, ताकि आपको याद करने में कोई भी प्रकार की समस्या न आए प्यारे बच्चे। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को मैं कॉपी में नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेटरनिक युग क्या है, ये क्वेश्चन कहा गया था ना। तो मेटरनिक युग जो है बच्चे, मेटरनिक जो है एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ने 1815 से 1848 तक यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहाँ पर बच्चे? यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए 1815 से 1848 के काल यानी समय को मेटरनिक युग कहा जाता है। मित्रों, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 1815 से 1848 ईस्वी के काल को यानी समय को क्या कहा जाता है? मेटरनिक युग कहा जाता है प्यारे बच्चे। तो बच्चे देखिए, यहाँ पर आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न प्यारे बच्चे 4 दिए गए थे, और चारों प्रश्नों को मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का कोशिश किया, और इसका आंसर बहुत ही सरल भाषा में मैंने बताने का प्रयास किया। अब बच्चे नीचे देखिए, इसके नीचे बच्चे दिए गए हैं जो क्वेश्चन, वो दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न प्यारे बच्चे दिए गए हैं। तो आइए हम लघु उत्तरीय प्रश्न को भी अच्छी तरह से बता देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चे देखिए, बोला है कि लगभग जो है, ठीक है, 60 शब्दों में उत्तर देना है। लगभग 60 शब्दों में प्यारे बच्चे क्या करना है? इसका उत्तर देना है। तो देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं क्या दिया गया है। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो प्यारे मित्रों, अब इसका आंसर आप लोग अच्छी तरह से बनाइएगा कि इसका आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा। इसका आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। जो भी मैं आपको आंसर बता रहा हूं ना, वैसे ही बच्चे क्या कर रहे हैं? एकदम कॉपी फिर बच्चों करके एग्जाम में लिखना है। ये बच्चे देख लीजिए, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार बच्चे ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है। बच्चे इसका देखिए, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? तो उत्तर में लोग लिखिएगा 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। निम्नलिखित में बच्चे रोमन संख्या बनाकर के उत्तर लिखना है। मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव, उसके बाद बच्चे लिखना है राजनीतिक दलों से संगठन का अभाव, और समाजवाद का प्रसार, और लुई फिलिप की नीति की असफलता, और किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं, यानी किसी भी प्रकार को वहां सुधार का कोई भी कार्य नहीं किया गया, और बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ जाना, यानी वहां बेरोजगारी बढ़ते गया और भूखमरी भी प्यारे बच्चे क्या हुआ? बढ़ते गया। ठीक है, तो यही 1848 फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख क्या थे? कारण थे। आइए फिर से हम लोग समझ लेते हैं। मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव, मध्यम वर्ग के जो लोग थे ना वहां पे, तो शासन का बहुत ज्यादा क्या हुआ? वहां पर प्रभाव पड़ा। और राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, जो राजनीतिक दल था उसका क्या था प्यारे बच्चे? हम बात करते हैं तो संगठन में अभाव था, यानी कमी था। जो संगठन जो होता है ना, उसमें क्या आ गया था? कमी आ गया था। समाजवाद का प्रसार हुआ, और लुई फिलिप की नीति की असफलता हो गई, और किसी भी प्रकार की सुधारात्मक कार्य नहीं हुआ वहां पे, और बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ गई। यही सबसे बच्चे बड़ा कारण है। अब एग्जाम में आप कम से कम 5 लिख सकते हो, मैंने आपको 6 बता दिया है। अब उसके बाद बच्चे देखिए, आपका अगला प्रश्न मेरे बच्चे दिया गया है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? और इटली और जर्मनी जो है ना, वहां पर जो एकीकरण हुआ था, तो ऑस्ट्रिया की भूमिका पूछ रहा है कि ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा गया है। तो पहले मित्रों इसका देखिए उत्तर बहुत ही आसान है। उत्तर में लिखिएगा, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधा थी। ऑस्ट्रिया की थी सबसे बड़ा बाधा थी। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। चांसलर जो मेटरनिक था वो कैसा था? घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। वह किसी भी हाल में जर्मनी और इटली का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि जर्मनी और इटली जो मतलब एक हो। एकीकरण का मतलब एक हो, ठीक है, एकीकरण का मतलब होता है एक होना। तो कभी भी नहीं चाहता था कि जर्मनी और इटली का एकीकरण बच्चे हो, वो नहीं चाहता था। उसने इटली तथा जर्मनी के एकीकरण हेतु होने वाले सभी आंदोलन को क्या है? बढ़ाने का, ठीक है, बिगाड़ने हो जाएगा यहाँ पे, बिगाड़ने का प्रयास किया। इसको लोग सुधार के बिगाड़ने का लीजिएगा, बिगाड़ने का प्रयास किया।
जितने भी आंदोलन हुए ना, जितने भी यहाँ पर एकीकरण करने के लिए जो आंदोलन किए गए थे, उसे बिगाड़ने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। तो फिर वैसे आप लोग इसको आंसर को बहुत ही अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगला बच्चे क्वेश्चन है कि ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो किस तरह क्या हुआ, सहायक हुआ। ये क्वेश्चन बच्चे पूछे गए हैं। तो पहले मित्र देखिए इसका उत्तर को चलते हैं। तो देखिए इसका उत्तर प्यारे बच्चे हो जाएगा यहाँ पे कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट एक बच्चे हैं नए बोनापार्ट ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोनापार्ट जो है बच्चे नेपोलियन बोनापार्ट का है वो काफी, इसको काट दीजिएगा, जो नए लिखा है ना नए उसे काट दीजिएगा। ओके चलिए अब ठीक लग रहा है ना, अब अच्छा सीधा से लग रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने जर्मनी के 300 छोटे बड़े राज्यों के स्थान पर 39 यानी 39 राज्यों के संघ बनाकर जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद का भावना भरा। क्या है, जर्मनी के जो यहाँ पर जो बच्चे का बात करते हैं तो यहाँ जर्मनी के जो 300 छोटे बड़े राज्यों की स्थापना पर क्या किया, 39 राज्यों के संघ बनाकर जर्मनी की जनता पर राष्ट्रवाद का भावना भरा। उसने इटली और जर्मनी के राज्य को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसने वास्तविक तथा राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे एकीकरण का मार्ग शुरू हुआ। इस प्रकार नेपोलियन का कार्य पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में सहायक सिद्ध हुआ। तो पहले मित्रों इसका भी आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बच्चे नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। गौरी बाल्टी के कार्यों का चर्चा करें। तो ये वजह से कार्यों का चर्चा करते हैं। कार्यों मतलब पहले बच्चे होता है काम। तो सबसे पहले मैं जानते हैं गौरी बाल्टी के बारे में, को क्या था। तो गौरी बाल्टी पेशे से नाविक था। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे यहाँ से बन गया। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि गौरी बाल्टी के कार्यों का चर्चा करें। तो बच्चे पूछे गौरी बाल्टी कौन था, तो पेशे से एक नाविक था। क्या था, नाविक था। नाविक का मतलब क्या होता है, नाव खेदने वाला। ठीक है, नाव खेदने वालों क्या कहते हैं, नाविक कहते हैं। जो विक्टर एमेनुअल और काउंट काबोर की तरह इटली का एकीकरण चाहते थे। क्या चाहते थे, इटली का एकीकरण चाहते थे। ये भी चाहता था कि इटली जो है एकीकरण हो, यानी एक साथ हो जाए, ये चाहते थे। किंतु मेजनी के विचारधारा का प्रबल समर्थक थे, इसीलिए उन्होंने अपने सैन्य संगठन के द्वारा 1862 में इटली पर आक्रमण किया। कहां किया, इटली पर आक्रमण किया, जहां उनकी मुलाकात काउंट काबूर से हुई। दोनों नेताओं ने बातचीत के माध्यम से आपसी मतभेद को दूर किया। वह 1862 में ही दक्षिणी इटली को जीतकर एकीकरण के लिए विक्टर एमेनुअल और काउंट काबूर के हवाले कर दिया। इन दोनों को माना करने के बावजूद भी अपनी सारे संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित क्या है वो कर दिया। एक किसान की जिंदगी बिताने लगे और फिर लास्ट में क्या करने लगा, एक किसान की जिंदगी जो वो गौरी बाल्टी बिताने लगा। तो फिर बच्चे चौथा प्रश्न का उत्तर होगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पांचवा क्वेश्चन फिर बच्चे दिया गया है, इसमें कहा गया कि विलियम एक के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे असंभव था, कैसे, तो हो जाएगा विलियम एक के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। यह कथन सत्य है क्योंकि विलियम के एक के द्वारा ही बिस्मार्क को प्रूसिया का चांसलर बनाया गया था, जहां से पाने कूटनीति का परिचय देने गए जर्मनी के एकीकरण की क्रिया को पूरा किया। यदि विलियम ने बिस्मार्क को प्रूसिया का चांसलर नहीं बनाया होता तो शायद बिस्मार्क के हाथों में शक्ति नहीं आती है, जिसके सहारे रक्त और लौह की नीति को अपनाकर जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा किया। तो प्यारे मित्र
तो प्यारे बच्चे इसमें देखिए, आप अगर बात करते हैं तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में टोटल 5 प्रश्न दिए गए थे, जो 60 शब्दों में क्या करना था, उत्तर देना था। तो प्यारे बच्चे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न और ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, इन सबको बच्चे मैंने बता दिया। और ये जो बच्चे मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ बताया है और 4 क्वेश्चन जो बच्चे मैंने इसको बताया है, ये टोटल आपके एग्जाम में 9 नंबर, ठीक है, 9 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 5 4 9। और बच्चे ये 9 क्वेश्चन जो मैंने बताया वो सब 2 अंकीय क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 2 अंक से ज्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि 2 अंकीय क्वेश्चन है। अब इसके नीचे जो क्वेश्चन बच्चे दिए गए हैं आपको, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिए गए हैं, जो बच्चे को कितना है, 5 दिख रहा है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चे याद रखिएगा, आपको यहाँ पर टोटल, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 5 अंक वाला क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग अगला वीडियो में बताएंगे, क्योंकि बच्चे देखिए इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा इसका आंसर होता है, क्योंकि छोटा नहीं होता है। तो लगभग 150 शब्दों में उत्तर दे, तो आंसर प्यारे बच्चे क्या होगा, इसका बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग आंसर बना चुके हैं, सरल भाषा में बनाएंगे, फिर उसके बाद बच्चे हम लोग लेकर के आएंगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए प्यारे बच्चे। और 7 बजे प्यारे बच्चे लोग याद रखिएगा, शाम के 7 बजे प्रतिदिन वीडियो अपलोड होते रहता है, ठीक है। तो बच्चे फिर से लोग मिलने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लेकर के आएंगे उस वीडियो में। बाकी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।